बैगा जनजाति से आने वाली मशहूर कलाकार जोधाबाई की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और जोधाबाई के परिवार का कहना है कि पैसों के अभाव में उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार और उनकी प्रशासन सुध लेगा। और हर एक कामयाबी के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। ऐसी ही एक कहानी रायपुर की डीएसपी ललिता मेहर की है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के साथ समाज के कुरीतियों से लड़कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आज रायपुर में डीएसपी के पद पर सेवाएं दे रही है और लोगों के लिए प्रेरणा है। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने एक गांव से अपने जीवन की शुरुआत की, गांव में पली बढ़ी, फिर उसके बाद आज राजधानी रायपुर में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं और कई सारी उपलब्धियां हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं, ललिता मेहर जी से। तो उनसे पहले उनके बचपन के बारे में किस तरीके से संघर्ष रहा, तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और कैसा रहा ये संघर्ष, कहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि आज आप एक ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की एक सनसनी भी है। आम लड़की हूँ और मेरी शुरुआत ही आम लड़की जैसी हुई। गांव में पली बली हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस गांव से हूँ और आज यहाँ पहुँची हूँ। जैसे हम लोग के सबके दिमाग में रहता है ना कि गांव में हैं तो पढ़ाई लिखाई का दिक्कत होता होगा, सारी सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, तो हैं ये सारे फैक्ट हैं। और खेती बाड़ी पिताजी जैसे करते हैं, तो यही सब माहौल के बीच में ही मेरा पालन पोषण हुआ है और संस्कार अच्छे थे, पढ़ाई पे घर वालों ने फोकस किया, इसीलिए ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा, गांव में किस क्लास तक पढ़े और उस समय पढ़ाई का क्या माहौल था? मैं कक्षा 5वीं तक पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे गांव में और गांव के स्कूल ही 5वीं तक है, तो उसके आगे के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। और माहौल अगर बताएं तो जैसे मेरे घर में भी और मेरे बड़े भाई बहन हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। जैसे बड़ी दीदी है वो 9th क्लास तक की पढ़ी हैं, और गांव के जो मेरे साथ पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां थे, उन लोगों की भी पढ़ाई उतनी ज़्यादा तक नहीं है। मतलब ऐसा था कि कौन पढ़ के क्या कर लेंगे। मतलब लड़कियों को उस क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि कम पढ़ाया जाता है, या ऐसा कल्चर रहा? उस समय माहौल ही ऐसा था कि लड़कियां खुद भी मैंने देखा कि वो उनके अंदर में ही नहीं आ रही कि हम कितना पढ़े, पढ़ के तो वैसे भी ससुराल जाना है और पढ़ लेंगे तो नौकरी कहाँ इतनी जल्दी मिल जाएगी, इस टाइप का उनको लगता था। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था अपने ऊपर कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अच्छा, आप जब 5वीं क्लास तक जिस स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे स्कूल जाना, तो पैदल जाना होता था, कितने किलोमीटर पर डे पैदल चलना होता था आना जाना? 2-2.5 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से मेरा स्कूल, तो उस समय मैं जाती थी। और ऐसा था कि मेरे 5वीं तक जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ा, उनमें से कोई भी उस स्कूल में मेरे साथ नहीं पढ़ने गए थे, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। नया माहौल, नए बच्चे, और हम लोग एक्चुअली गांव वाले थे ना, और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे थोड़े स्टैंडर्ड उनका ज़्यादा लगता था, तो शुरू में मुझे तो एडजस्ट होने में 1-1.5 साल बहुत तकलीफ हुई थी। अच्छा, स्कूल जाने के लिए साइकिल कब मिली आपको? मेरी बड़ी बहन वो पढ़ाई करती थी, तो उनके पास एक साइकिल था। जब उन्होंने पढ़ाई छोड़े तो उन्हीं का साइकिल मुझे मिला था, तो मैं उसी में जाती थी। अच्छा, तो किस क्लास तक बड़ी बहन ने पढ़ा, फिर उनकी साइकिल आपको मिली? मेरे 2 बहनें हैं ना, तो एक बहन तो 9th तक ही पढ़ाई की थी, दूसरी वाली उन्होंने 11th तक पढ़ाई किया था। 11th के बाद जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, उस समय मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे उनकी साइकिल मिली और फिर मैं उसमें गई। अच्छा, और दूसरी बहन भी वो किस क्लास तक पढ़ी हैं, क्योंकि सबसे परिवार में सबसे ज़्यादा आप ही ने पढ़ाई करी है, ऐसा? नहीं, पढ़ाई तो जो भाई हैं मेरे, उन्होंने बहुत पढ़ा है। लड़कियों में तो हाँ बोल सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। दीदी लोग कॉलेज नहीं जा पाए, यही। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं कि 9th तक ही पढ़ाई की थी उन्होंने, 10th का एग्ज़ाम तक नहीं था, जो बोर्ड हम लोग इतना बोलते कि बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आपको भी 10th 12th के एग्ज़ाम देने में पारिवारिक कोई समस्या आई हो? 12th तक तो ज़्यादा समस्या नहीं आई थी, क्योंकि मेरे ऊपर जो भाई लोग थे वो लोग पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के सहारे मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। हाँ, भाइयों के बुक्स मिलते हैं ना, छोटे बहन होता। लेकिन 12th के बाद बहुत पापड़ बेलने पड़े पढ़ाई करने के लिए। मतलब किस तरीके का संघर्ष? ये था कि 12वीं तक मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई किया, मैं उसी स्कूल में 12वीं के बाद टीचर का इंटरव्यू देने गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरे आगे पढ़ने के चांसेस कितने कम हो गए थे। वो तो सारे शिक्षकों का सहयोग था, उन्होंने पिताजी से बात किया और बोले कि पढ़ाई के खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, बच्ची होशियार है, वो कम खर्चे में ही उसका पढ़ाई हो सकता है और ये बहुत आगे जाएगी। तब फिर पिताजी ने सपोर्ट। 12वीं के बाद पढ़ाई करने आगे कहाँ जाना था? क्योंकि आपने बताया कि आपका गाँव जो था वो 5th क्लास तक स्कूल था, फिर दूसरे स्कूल दूसरे गाँव गए, तो फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई का जब ख्याल आया, इच्छा हुई, तो फिर कहाँ जाना पड़ा?
मैं रायगढ़ जिले से हूँ। तो रायगढ़ जिले में किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं से की है। तो फिर उसके बाद आप डीएसपी का कैसा रहा सफ़र, क्योंकि आप डीएसपी हैं, पीएससी कैसे क्लियर हुई, कितना संघर्ष रहा? डीएसपी में बताऊं, मैं तो जब कॉलेज में भी थी ना, तब मुझे डीएसपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। पुलिस पुलिस होता था मेरे लिए। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम पुलिस जैसे सर्विस में जा सकते हैं। मुझे लगता था इसे कोई दूसरी पढ़ाई होती होगी। तो कॉलेज के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया आरआई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस बैच में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पीएससी की तैयारी करके पीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें भी डीएसपी बन सकते हैं। तो उसी समय ही मुझे क्लिक किया कि नहीं, मुझे डीएसपी बनना है, और बस तैयारी करने में भिड़ गई और एक ही बार में हो गया। अच्छा, तो कौन सी ईयर में पास आउट हुए फिर डीएसपी? मैं 2016 पीएससी दी हूँ और 2018 में मेरी ज्वाइनिंग है। अच्छा जी, आपके बहुत सारे वीडियोस भी जो है ना लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, और कई सारे सोशल कॉज करते हुए आप नज़र आते हैं। तो कोरोना काल में भी कई बार जो है ना आपके मदद करते हुए वीडियो आए, तो कैसा लगता है मैं और आप क्या बोलते हैं लोग? बचपन से ही मेरे में ये था कि मुझे उस गांव के परिवेश से निकलना है, और जो कोई नहीं कर पाए मेरे गांव में, जैसे मेरे परिवार में दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन पाए, वो मुझे करना था, ताकि मुझे देख के जो गांव में और फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और वो बच्चे कुछ करें। और अपने लिए तो हर कोई जीता है, अगर हमें दूसरे के लिए करने का मौका मिले तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो बस पुलिस की सर्विस में हमें रोज ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें हम दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। और कोविड के टाइम पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कितना ज़्यादा ग्राउंड में रह के लोगों की हेल्प की। तो उस समय ऐसा लगता था कि हम इसी सेवा करने के लिए ही आज इस सर्विस में है, ऐसा फील होता था मुझे। अच्छा, कोरोना काल में एक बहुत बड़ा मतलब लॉस भी है आपके साथ, क्योंकि ड्यूटी करते थे, फिर उसके बाद घर जाते थे, तो एक दुखद घटना भी हुई। हाँ, एक्चुअली जब सेकंड फेज में हम लोग थे तो ऐसा था कि कोविड के सेकंड फेज में डेली घर से ड्यूटी जाते थे, फिर आके फिर घर में जाते थे। तो कई बार हम लोग चेंज भी नहीं कर पाते थे, ऐसे ही लोगों से जो टच हुआ रहता तो वैसे ही आते थे। तो उस समय मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी। तो दोनों रहते थे आप और मैं और मम्मी दोनों रहते थे, और उस समय मम्मी को कोविड हुआ और 3-4 दिन बाद मुझे भी हो गया था। और ऐसा था कि उस समय किसकी हेल्प लें, क्योंकि कोई भी पास आने से भी उनको डर लगता था, और फैमिली से भी थोड़ा उनको भी लगता था कि जाएंगे तो और किसी को कोविड ना हो जाए। तो वो एक हफ्ता सप्ताह का जो दिन था ना, आज भी ये सोचती हूँ तो एकदम अजीब सा लगता है एक्चुअल में, कि मैंने अपने मम्मी को अपने सामने ही ना उनको मतलब स्ट्रगल करते, अपने जिंदगी और मौत के लिए लड़ते और इस जिंदगी को छोड़ के चले जाते देखा था मैंने। तो उससे ज़्यादा तकलीफ ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता जो मैंने उस समय देखा। कभी ऐसा लगा हो, क्योंकि जिस जॉब कर रहे थे, समाज में सेवा कर रहे थे, और उसी दौरान इस तरीके की घटना होती, तो कभी लगा कि पुलिस में आना गलत था क्या, ऐसा कि फिर आगे? नहीं, और मुझे ये गलत कभी नहीं लगता, क्योंकि मुझे याद है मम्मी जब मेरे साथ रहती थी, मैं रतनपुर थाने में टीआई थी, जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ टीआई शिप के बाद में, तो लोग आके रोने लगे कि मैडम आप मत जाओ। तो उस समय सबसे ज़्यादा खुश मेरी मम्मी हुई थी। जब मम्मी मुझे यूनिफॉर्म में देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी, और इसीलिए ही वो मेरे साथ थी। तो वो भी चाहती थी कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, तो इसीलिए लगता है कि वो चली गई, लेकिन वो हमेशा यही चाहेंगी कि उनकी बेटी पुलिस में रह के लोगों के सेवा करे और एक उनका नाम रोशन करे। अच्छा, एक और इंसिडेंट है कि जब आप ट्रेनिंग में थे, और ट्रेनिंग करने के बाद जब गांव में पहुंचे, तो किस तरीके का माहौल था? एक्चुअली ट्रेनिंग के समय नहीं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं अंबिकापुर में आरआई में थी। तो मैं सिलेक्शन के एक हफ्ते बाद लगभग घर गई थी। तो जो मेरा ब्लॉक है और जो मेरा गांव है, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। वहाँ 3-4 स्कूल से सारे बच्चे रोड में मेरे वेलकम करने के लिए खड़े थे। स्टेज बनाया गया था, मेरे को दूध से तौला गया था, और आप नहीं मानेंगे कि दूध से तौला गया था, वो वहाँ पे एक पर्यावरण प्रेमी एक सर हैं, उन्होंने 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा करके दूध खरीदा था, और उसमें मेरा मतलब दूध से तौला था, और उस दूध को फिर बांटा था। तो बहुत ही भव्य वेलकम हुआ था। और मुझे लगता है अभी तक डीएसपी बनने के बाद किसी का उतना उस लेवल पे वेलकम नहीं हुआ होगा। इवन जैसे गांव में ऐसे कई सारे मंदिर है जहाँ पे सिर्फ लड़कों के द्वारा पूजा करवाया जाता है, या लड़कों की शादी होती है तो बारात लेके जाते समय करवाते, तो ऐसे हर जगह मुझे लेके जाया गया था और वहाँ पूजा करवाई गई थी। तो बहुत ही अच्छा था वो माहौल। अच्छा, ट्रेनिंग का कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप
क्योंकि जंगल वॉरफेयर कॉलेज में भी आपने ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनिंग का एक्चुअली चंदखुरी में हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 45 डेज का CTJW कांकेर में हमारी ट्रेनिंग हुई। तो वहाँ पे ऐसा था कि रात के 2:30 बजे हमें उठाया गया, बोले रेडी हो, तुरंत निकलना है। हम निकले, पहले पानी से गए, पूरा हमारा ड्रेस जूता सब गीला हो चुका था। उसके बाद हमें पहाड़ भी चढ़ना था, पहाड़ में रात को रुकना था और वहाँ पे फिर बहुत सारे जैसे नक्सलियों से लड़ने के कुछ तकनीक जो टैक्टिस वो सिखाया गया, फिर वापस लेके आए। तो ऐसा रहता था कि कई दिन तक तो हम गीले जूते में ही वहाँ पे रहते थे। और जब मैं वापस आई थी, तो मैं बता रही हूँ ट्रेनिंग से वापस आई, मेरी मम्मी देख के लिटरली रो दी कि उनकी बेटी को उन्होंने कैसे भेजा था और कैसी बन गई है। मतलब क्योंकि धूप में रहना, काले पड़ गए थे, थोड़े पतले हो गए थे, लेकिन ये था कि मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए थे हम। अच्छा, अब नई जनरेशन को, खासकर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका अपना संघर्ष था, सबके अपने अपने छोटे संघर्ष होते हैं, लेकिन आपका कुछ अलग था और एक आज नया मुकाम आपने हासिल किया है। तो नई जनरेशन के जो लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज? हार नहीं मानना है। आप अगर अपने लिए लड़ेंगे तभी आपको जो आप चाहते हो वही मिलेगा। अगर मैं भी अपने गांव में बाकी लड़कियों को देख के पढ़ाई छोड़ देती या घर से जिद नहीं करती, इवन मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था ना, आगे कॉलेज पढ़ना है बोल के, तो इतना अगर नहीं करेंगे आप, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे तभी आपको घर वाले भी और सपोर्ट करेंगे। और एक ही बार में कभी हार न माने। CGPSC का एग्ज़ाम भी कई लोग देते हैं जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तो उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगी, अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो भी निराश नहीं होना है। जब तक आपके में हिम्मत है, आपके पास अटेम्प्ट है, आप पूरे अटेम्प्ट दीजिए और अपने पे भरोसा रखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमारे साथ थी ललिता जी, और जिन्होंने एक बहुत प्यारा संदेश दिया कि अगर आपने सपना देखा है तो सपने को जीने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए जिद जरूर बनानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।